Hello students, it's Chemistry Time Learning Platform. Hi, I am Monica and today we will continue our topic that is the lanthanoids and actinoids. Students, हमने lanthanoids और actinoids के अंदर previous lecture में consequences of lanthanoid contraction के बारे में study कर लिया था. उसमें हमारा एक point है वो हम लास्ट में वीडियो के डिस्कस कर लेंगे. उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो आपके IIT और नीट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं. ठीक है, जो लेटेस्ट हैं बहुत ज़्यादा, ताकि आपको एक क्वेश्चंस का लेवल पता चल सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एफ ब्लॉक से पूछे जाते हैं और आपका इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है जिरकोनियम एंड हैफनियम. देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हमने स्टडी किया प्रीवियस उसमें लेक्चर्स में, तो आपको मैं सिंबल्स भी लिखती हूँ, साथ साथ में मैंने आपको उसका नेमिंग भी करवाया है. तो एटलीस्ट वो आप बहुत अच्छे से कर लेना कि नेमिंग प्लस में सिंबल, क्योंकि 3D 4D 5D सीरीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को स्टडी करते हो. ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जिरकोनियम एंड हैफनियम, यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि एटॉमिक नंबर 40 है. जेड मीन्स एटॉमिक नंबर 40 गिवन है, यहाँ पे 72 गिवन है. बट इन केस अगर आपको कई बार एटॉमिक नंबर नहीं दिया जाता तो आपको याद होने चाहिए सिंबल्स. ठीक है, हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई बिकॉज, देखिए स्टूडेंट्स, ये नीट 2021 में पूछा गया है और इसका मतलब क्या है, सिमिलर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई. जब हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया था कि एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई किस तरीके से सिमिलर हो सकते हैं. मैंने आपको बताया था ना कि एक तो आपके पास होती है 3D सीरीज, एक होती है 4D सीरीज, एक होता है 5D सीरीज, है ना. आपके 5D सीरीज के अंदर लैंथेनॉइड्स आते हैं. ठीक, और मैंने आपको ये कहा था कि लैंथेनॉइड्स के बाद, जो लैंथेनम के बाद लैंथेनॉइड्स आएंगे आपके कंप्लीट, कितने एलिमेंट्स होते हैं, 14 एलिमेंट्स. मैंने पूरा आपको ये बताया था कि 3D 4D 5D में पूरे एलिमेंट्स लिखे थे. फिर मैंने ये कहा था कि जो 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स होंगे उनके एटॉमिक रेडियाई सिमिलर होंगे. क्यों होंगे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरवेनिंग योर एफ सबशेल, है ना, ये बताया था. तो उसकी वजह से ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. वो रीजन था कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से. तो यहाँ देखो, अब जिरकोनियम हैफनियम जो होता है वो कौन से वाले ग्रुप में आता है आपका, देखो हैफनियम जो आता है ना आपका, हैफनियम वो आपका आता है ल्यूटेशियम के बाद, यानी लास्ट एलिमेंट था ना आपका लैंथेनॉइड, यहाँ पर ल्यूटेशियम, तो ल्यूटेशियम के बाद यहाँ पर हैफनियम था और हैफनियम के आपके ऊपर क्या था, जिरकोनियम, और यहाँ था टाइटेनियम. तो टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम मैंने पूरा को क्लियर किया था. जिसको नहीं समझ आ रहा है वो प्रीवियस लेक्चर देखें, उसके बाद क्वेश्चंस को ट्राई करो. ठीक है, जिरकोनियम हैफनियम. ठीक है, तो जिरकोनियम 40 है, यहाँ पे 72 है. 72 क्यों? बिकॉज ऑफ द लैंथेनॉइड्स. ठीक है, लैंथेनॉइड्स होने की वजह से इसका 72 एटॉमिक नंबर है यहाँ पे. और यहाँ पर क्या है कि ये बताया गया था कि 4D और 5D के सिमिलर एटॉमिक आयनिक रेडियाई क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर लैंथेनॉइड्स आ जाते हैं आपके 5D सीरीज के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, एफ सबशेल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है. ठीक है, तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, जितना आपका एटॉमिक नंबर साइज बढ़ना चाहिए टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, उतना नहीं बढ़ता, बल्कि क्या होता है, सिमिलर सा रहता है. ठीक है, तो क्या आंसर होगा, देखो बिलोंग टू द सेम ग्रुप, नहीं, सेम ग्रुप में प्रेजेंट, सेम ग्रुप में तो है, लेकिन ये कोई रीजन नहीं हुआ. डायगोनल रिलेशनशिप तो हम पढ़ते ही नहीं है, या तो हम एस और पी ब्लॉक में पढ़ते हैं. लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यस हमने ये स्टडी किया था कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. देखो सेम ग्रुप, ये जो लिखा है ना बिलोंग टू सेम ग्रुप, ये आंसर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप हमारे पास मेनली एटॉमिक साइज, जनरली एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, तो ये रीजन नहीं हो सकता. तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज योर करेक्ट आंसर. फाइन, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, नहीं, ये कोई रीजन नहीं हुआ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंगस्ट द फॉलोइंग आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग के बारे में नहीं बताया, लेकिन एक बहुत ही इजीली आप इसको समझ सकते हो. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो ऐसे एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. ठीक है, मतलब खुद का रिडक्शन, दूसरों का ऑक्सीडेशन, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन करते हैं दूसरों का, स्पीशीज का, और खुद का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं. ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिनका खुद का सेल्फ रिडक्शन हो रहा है. ओके, तो यानी कि मुझे एक बात बताओ, पहली बात तो मैंने आपको ये फर्स्ट लेक्चर में मेंशन किया था कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से मेमोराइज करनी है. ठीक है, और उस
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आप क्या करोगे, इस चीज़ को फाइंड आउट करो, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लॉक में। सारे क्वेश्चंस आपके मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे कैसे सॉल्व होंगे, आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, तो वो बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समरियम यहाँ करेक्ट कर लेना, यहाँ सीरियम +2 है, ठीक है। सीरियम +2, सीरियम +4, 3B+4, टर्बियम +4। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी चीज है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हो सकते हैं जिनका खुद का रिडक्शन हो रहा हो, है ना, सिंपल सी चीज है। तो देखते हैं किस तरीके से है। अब मुझे बताओ रिड्यूस कौन सी स्पीशीज हो सकती है। रिड्यूस वो स्पीशीज हो सकती है जिस पर चार्ज ऑलरेडी ज्यादा है। जैसे मैं बात करूं, मेरे पास फॉर एग्जांपल सीरियम +4 है, ठीक, रिड्यूस होगा। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी फर्स्ट लेक्चर में कि जो लैंथेनॉइड्स होते हैं मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करते हैं, है ना, और सबसे स्टेबल कौन सी होती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। चाहे आपको अगर मैंने बोल दिया सीरियम +4 है, सीरियम +3 है, ठीक है, आप बोलोगे मैम कौन सी वाली ज्यादा स्टेबल है। हालांकि सीरियम +4 अगर हम बोलते हैं तो वो जिनोन की कॉन्फ़िगरेशन में है। जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, सीरियम +4 है, सीरियम +4 की क्या होगी, देखो जिनोन, मैं आपको पूरा लिख के बता रही हूँ, यहाँ पर क्या होगा 4F 5D 6S, ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिनोन होता है आपका 54, जो कि आपका एक नोबल गैस है, ठीक है। तो जिनोन आपके पास 54 है, 54, 55, 56, 57, 58, और एटॉमिक नंबर क्या होता है सीरियम का, 58 होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो इसका मतलब क्या बचेगा मेरे पास, देखो यहाँ पे स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन 0 0 हो गए। तो यानी कि स्टेबलाइज तो ये रहना चाहिए था सीरियम +4, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सीरियम +3 बना लेता है। मतलब कोई भी हो, अगर आपका +2 से +3 जा रहा है, +4 से +3 जा रहा है, मतलब हमेशा आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट +3 स्टेबल रहेगी। अगर आप एक एलिमेंट की बात कर रहे हो, मतलब अगर मैंने कहा सीरियम +4 है, एक सीरियम +3 है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सीरियम +3 ज्यादा स्टेबल होगा। चाहे बेशक सीरियम +4 स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुका है, फिर भी सीरियम +3 ही क्या रहेगा, मोर स्टेबल रहेगा। तो एक एलिमेंट का उसका खुद के ऑक्सीडेशन के साथ अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो +3 ही मोस्ट स्टेबल होगा। आपको एक दो एग्जांपल और आगे आएंगे, वहां पर भी मैं समझाऊंगी चीज, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर कोई +2 में है तो वो +3 में जाएगा, +4 में है तो वो +3 में जाएगा। लेकिन कैसे जाएंगे, जो +4 में वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये कहीं पे भी लिख लो, चाहे ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुका है, जबकि हम यही पढ़ते हैं ना कि फुल्ली फिल्ड हो, हाफ फिल्ड हो, या फिर कोई ऐसा एलिमेंट हो जो नोबल गैस को कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर चुका है, तो वो ज्यादा स्टेबलाइज होते हैं। बट यहाँ पर क्या है, जब हम लैंथेनॉइड्स को पढ़ते हैं तो हमेशा ध्यान रखनी है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो +3 ही होगी आपकी, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर, लेकिन जिस एक ही एलिमेंट का जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब उसी एलिमेंट के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तब की बात है ये, ठीक है। यहाँ पर ये होना चाहिए था, लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन सी है, +3 वाली। तो अब ये देखो यहाँ पर ये तो लूज करेगा, क्योंकि देखो +2 से +3 कहा मैंने, है ना, +2 से तो +3, देखो +2 से +3 जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करके जाएंगे। लेकिन वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन मैंने यहाँ क्या बोला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखना है, मतलब इसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ लिख लो साइड में, सेल्फ रिडक्शन हो जिस एलिमेंट का, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि आपको पता है डेफिनेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जिसका खुद का रिडक्शन होता है, सेल्फ का, खुद का, और दूसरों को वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, ठीक। समरियम +2, अब यहाँ आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी चीज देखो, खुद का रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ मुझे बताओ, मैंने आपको बोल दिया, सिंपल सी बात है कि +3 आपको देखनी है, मतलब +3 की तरफ अप्रोच करेगा, चाहे वो +2 वाला हो, चाहे वो +4 वाला हो, तो +3 की तरफ जाएगा, ठीक है। अब +2 वाला क्या कर सकता है, +3 के लिए के पास जाने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब यहाँ देखो, जो टर्बियम होता है ना, उसका एटॉमिक नंबर होता है 65 है, ठीक है। दिस इज योर टर्बियम +4। तो ऑब्वियसली ये भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेगा,
Tb+3 बना सकता है इजिली। तो मतलब हमेशा ध्यान रखना, +4 वाले इलेक्ट्रॉन गेन करके +3 हमेशा बनाएंगे ऑलवेज, क्योंकि +3 ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू +4। फाइन। और +2 वाले होते हैं वो हमेशा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करके +3 की तरफ अप्रोच करेंगे, क्योंकि +3 ज़्यादा स्टेबल है। तो इन दोनों में तो ऑक्सीडेशन हो रही है, इन दोनों में क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। +4 वाला भी +3 की तरफ अप्रोच करेगा चाहे ये स्टेबल क्यों ना हो। +4 वाला, अब देखो यहाँ पे Tb+4 जो होता है ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 65 एटॉमिक नंबर होता है आपका Tb का। ठीक है, Tb का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 65। तो 65 में से +4 अगर हम यहाँ पे लॉस कर देंगे तो इसका हो जाएगा जिनन 4f7। ठीक है, 4f8 इलेक्ट्रॉन गेन करके। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 4f7 से 4f8 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन करके। हालांकि 4f7 हाफ फील्ड है, फिर भी मैंने आपको क्या बताया था कि +3 वाला ज्यादा स्टेबल होगा लैंथेनॉइड्स केस में। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, सीरियम+4 टर्बियम+4 दोनों ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। Cerium+4 and Tb+4 move towards your more stable oxidation state, that is your +3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है IIT का 2023 में आया हुआ। तो आपके पास कौन सा आंसर होगा, यहाँ पे देखो ए ऑप्शन है C and D। ठीक है, हाँ ये वाला ऑप्शन है। ए बी वाला ऑप्शन है नहीं, क्योंकि इन दोनों में तो ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, सिंपल। ओनली सी हो नहीं सकता, क्योंकि आप इसको लेफ्ट छोड़ नहीं सकते। ओनली डी, इसको भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही आपके पास आंसर होंगे। फाइन। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट इज +3। ठीक है, देखो लिखा भी हुआ है क्वेश्चन में, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, और स्टेबल भी यही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू डेविएट इजिली। डेविएट का मतलब क्या होता है, जो इस चीज से हट जाए, इसका विरोध करती है चीज। कौन सा, मतलब +3 से हट सकती है, कौन सी ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट है फ्रॉम +3। ठीक है, अब कौन सा लैंथेनम एलिमेंट है जो +3 ऑक्सीडेशन से हट जाए, मतलब +3 से या तो +2 शो करे या फिर +3 से +4, क्योंकि हमारे पास मेनली +2 +3 +4 यही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है लैंथेनॉइड्स। ठीक है, तो यहाँ देखो, अगर मैं सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो सीरियम क्या होता है, एटॉमिक नंबर 58। ठीक, लैंथेनम होता है 57, ल्यूटेशियम आपके पास होता है 71, गैडोलियम आपके पास होता है 64। ठीक, अब देखो सीरियम की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो जीनन होता है 64। ठीक है, और यहाँ बचता है 4f1, 5d1 और 6s2। ठीक है, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। लैंथेनम की क्या होती है, जीनन, और यहाँ पर होता है 4f1 और 6s2। ठीक है, लैंथेनम की क्या होती है, जीनन लिखोगे 5d1 6s2, क्योंकि इसमें f का तो कोई रोल ही नहीं होता। ल्यूटेशियम के अंदर क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जीनन, और यहाँ पर आता है 4f14 और 5d1 6s2। और गैडोलिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जीनन 4f7 5d1 एंड 6s2। तब यहाँ देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी +3 निकालूं, सबकी मुझे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। ठीक है, तो मैंने इसकी देखी +3 क्या आएगी, 4f1। फाइन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन 3 निकाल दो, क्या बचेगा, जेनॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ देखो, यहाँ मुझे +3 में देखनी है, इनको +3 में देखूंगे तो कितना आएगा, जीनन 4f14। यहाँ देखो जीनन अगर है मेरे पास 4f7, तो यहाँ से मैंने सबका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में देख लिया। ठीक, अब मुझे बताओ, ये भी +3 में सही एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें +3 ऑक्सीडेशन सेट में हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि मेरे पास f ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, तो 7 में 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो आपकी क्या होगी, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आपके पास फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ देखो जीनन है, यहाँ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुका है, स्टेबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट बचता है आपका, तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, यानी सीरियम+3 से सीरियम+4 बन जाए, तो ऑब्वियसली ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। हालांकि +3 ही स्टेबल होती है सब में, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया गया है तो हमें उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। ठीक है, तो +3 से कौन इजिली हट सकता है, क्योंकि देखो ये भी +3 शो कर रहा है इजिली, ये भी +3 दिखा रहा है, ये भी +3 शो कर रहा है, ये भी +3 शो कर रहा है, क्योंकि सारे स्टेबल है। बट ये वाला सिर्फ ऐसा है जो +4 शो करेगा। अगर मैं इसको भी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दूं तो +4 के अंदर आपके पास क्या बनेगा, ओनली जीनन बन जाएगा। ये आपके पास है +3 के अंदर,
ये आपके पास है +4 के अंदर, ठीक है। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, जो नोबल गैस अचीव करेगा, क्योंकि बाकी सब में तो ऑलरेडी स्टेबल आप इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते। तो ये वाला कौन सा स्टेबल करेगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आपका शो करेगा। फाइन, तो आंसर इज योर ए। फाइन, अब हम कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अब कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम, ठीक है, लैंथेनाइड से। The pair of lanthanoids in which both elements have high third ionization energy, देखो यहाँ पे लिखा high third ionization energy। आपका एक क्वेश्चन आया 2013 में अप्रैल शिफ्ट सेकेंड में IIT में, ठीक है। तो देखो ध्यान से कैसे होता है, इसको मैं सॉल्व करती हूँ। आंसर 4, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि मतलब हमें 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, सेकेंड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड मीन्स थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। मतलब जहां से थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट हो, हमें ऐसा एलिमेंट बताना है, ठीक है। देखो यहाँ पे हाई मतलब ज्यादा, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक एटम में से हमें थर्ड हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देखनी है। अब देखो यहाँ पे कौन सा हो सकता है, ल्यूटेशियम, इटर्बियम, डायनियम, गैडोलिनम, यूरोपियम, इटर्बियम। अब देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर क्या है ना, हमने पढ़ रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे तो मेमोराइज है सारी की सारी, अब सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना जो हमने पढ़ी थी। अब मैं सारी यहाँ लिख नहीं रही हूँ, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला देखो EUYB। अब मुझे इस चीज़ का पता है कि जो, क्योंकि मैंने आपको वहाँ बताया भी था कि हाफ फील्ड ज़्यादा किस में होती है। अभी हमने प्रीवियस जो भी देखे क्वेश्चंस उसमें भी देखे हैं कि यूरोपियम में क्या होता है और इटर्बियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पीछे देखी थी अभी। तो क्या होती है, EU जो होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है उसकी, ज़ेनन 4f7 5d0 एंड 6s2, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली है यूरोपियम की, ठीक है। यूरोपियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 63। फाइन, और यहाँ पर होता है इटर्बियम, इसका क्या होता है, ये वाला होता है 70 एटॉमिक नंबर, न्यूट्रिशन से पहले आता है। तो ये होता है ज़ेनन 4f14 5d0 6s2। इसी तरीके से आप सारों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर देखना, ठीक है। अब यहाँ देखो, दिस इज योर 4f7 5d0 6s2। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ से मैं 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी। अगर मैं EU+2 देखूँ तो ये बचेगा Xe4f7 हाफ फील्ड, एंड दिस इज, अगर मैं देखूँ Y (2) ऑक्सीडेशन स्टेट में देखूँ तो मेरे पास बनेगा ज़ेनन 4f14। तो दोनों देखो, ऊपर वाला हाफ फील्ड है, नीचे वाला फुली फील्ड स्टेबल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखना है आपको, ठीक है, सभी एलिमेंट्स के अंदर, आपको वहीं से आंसर आपका फाइंड आउट हो जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दूं तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अभी 1 इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो मतलब थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसके अंदर होगी, इनमें होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर दोनों में अगर मैं थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूंगी तो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड स्टेबल में, फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में से मुझे निकालना पड़ेगा जो कम स्टेबल होगा, ठीक है। मतलब मुझे यहाँ पर इन दोनों में से जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा जो ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लेगा। हालांकि मेरे को पता है कि +3 ज्यादा स्टेबल, बट क्वेश्चन आपका स्टेबिलिटी के बेसिस पर नहीं पूछा गया है, आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पूछा गया है। मतलब मुझे ज्यादा एनर्जी कहाँ लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, थर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो दोनों में से अगर मैं थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहूँ तो 4f7 में से निकालना पड़ेगा, यहाँ 4f14 में से निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि तभी जाके आपका ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव करेंगे। और इसलिए मेरे पास यहाँ पर क्या, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। बाकी सबके आप कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देख लेना, यहाँ देख लेना, यहाँ इटर्बियम है आपके पास, इटर्बियम का तो सेम कंसेप्ट चलेगा, बट ल्यूटेशियम क्या होता है, यहाँ पर 4f14 5d1 मिलेगी आपको कॉन्फ़िगरेशन +2 की, तो वहां से तो d इलेक्ट्रॉन इजीली निकल ही सकता है। तो यहाँ पर ये वाले कुछ ऑप्शंस आपके वैसे भी एलिमिनेट हो जाएंगे, फाइन, तो वो आप देख लेना। सेम इस कंसेप्ट में है, गैडोलिनियम के अंदर भी 5d1 आपके पास अगर आप निकालोगे तो 5d1 से निकलेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो यानी कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसी कॉन्फ़िगरेशन आप लिख कर देख लेना खुद, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपके पास, सी ऑप्शन होगा। Which one of the following lanthanum given below is the most stable divalent ion? Divalent का मतलब क्या होता है, +2, डाई मीन्स होता है +2, ठीक है। मोनोवैलेंट अगर मोनो होता है तो +1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, इस तरीके से। तो डाईवैलेंस मतलब जो +2 वैलेंसी शो करता है, दिस इज योर डाईवैलेंट। अब मुझे बताओ, सीरियम +4 आएगा, सेमेरियम +2 आएगा,
इटर्बियम +2, एटॉमिक नंबर आपको गिवन है, ठीक है। यह होगा EU +2। अब मुझे एक बात बताओ, हमेशा ना क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। EU और YB ये तो आपको बहुत, EU गैडोलिनियम, सॉरी यूरोपियम, गैडोलिनियम, इटर्बियम और ल्यूटेशियम, ये चारों के कॉन्फ़िगरेशन तो आपको टिप्स पे होने चाहिए, ताकि जब से क्वेश्चन आए तो आप एकदम से उसका आंसर दे सके। यहाँ देखो इटर्बियम दोबारा से आपकी यही वाली आ गई चीज है ना, तो यहाँ देख लेते हैं। EU +2 यही वाली कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, YB +2 ये वाली शो करेगा, ठीक है। मोस्ट स्टेबल डाइवेलेंट है। अब मुझे देखो यहाँ पर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब सॉरी ये +2 लिखना है यहाँ पे। सीरियम की ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। सेमिनियम के आप देख लेना, EU +2 और YB +2। मुझे एक बात बताओ, डाइवेलेंट तो ऑब्वियसली ये दोनों ही होंगे जो स्टेबल है। देखो ध्यान से, दोनों स्टेबल है ना, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड। तो हमेशा एक अप्रोच लेके चला करो कि आपको ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। देखो यही कॉन्सेप्ट लग रहा है हर जगह, बस कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्वेश्चंस की वैरायटी आपके पास होगी, है ना। अब देखो यहाँ पर डाइवेलेंट इन दोनों के अंदर एग्जिस्ट करता है, बट ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? अगर ऑप्शन में होता C एंड D तो आप दोनों कर सकते थे, C एंड D, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन अलग अलग है तो आपको एक आंसर देना पड़ेगा। अब एक आंसर जब हम देते हैं ना, तो जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हो, मतलब +2 की ऑक्सीडेशन की या +3 की बात करते हो, तो वो एक्वस मीडियम के अंदर हम बात करते हैं। और जब हम एक्वस मीडियम के अंदर बात करते हैं ना, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है ना, हम रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि कौन सा अच्छा डाइवेलेंट है, या फिर आप कह सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग, तो वहाँ से भी वो चीज़ आप बता सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूँ ना, E0, तो वो आपके पास एक डाटा होता है पूरा, वो आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कितना कितनी वैल्यूज आती हैं, बट मैं समझा दूंगी कैसे आप डिसाइड करोगे कौन से वाला ज़्यादा अच्छा होगा वहाँ से डाइवेलेंट, ठीक है। अब इसकी जो E0 की वैल्यू होती है वो थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि बेसिकली इंपॉर्टेंट है। E0 अगर मैं बात करूँ कैसे लिखा जाता है आपका, EU +3 से EU +2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करके जा रहा है ना ये यहाँ पर, है ना, तो इसको इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना, इलेक्ट्रॉन गेन करके इस फॉर्म में लिखा जाता है। और यहाँ पे हो गया YB +3 से YB +2। तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका आता है -0.35, इसका -1.05, ठीक है। तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का यहाँ पर गिवन है। तो अब अगर गिवन ना हो तो एटलीस्ट आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना मेमोरी में, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात बताओ, अब मुझे बताओ रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या होता है? जितना ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू की तरफ कोई चीज़ अप्रोच करती है उतना ही इजी उसका रिडक्शन होता है। ये हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज होने की कंडीशन में है, मतलब वो इजीली ऑक्सीडाइज होगा। जितना पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करते हैं इतना अच्छा वो रिड्यूस होगा, ठीक है। तो यानी जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा यानी उसका ऑक्सीडेशन उतना ही ईजी, और जितना ज़्यादा, देखो जितना ज़्यादा नेगेटिव की बात चल रही है, जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा मतलब लो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। देखो ध्यान से लिख लो इस चीज को, कई बच्चों में कंफ्यूजन रहती है। एक बात ध्यान रखना, एक ट्रिक है थोड़ी सी ध्यान रखना, जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, मोर नेगेटिव, और यू कैन से अ लो रिडक्शन पोटेंशियल, इसको लो भी बोला जाता है क्योंकि नेगेटिव के टुवर्ड्स है, ठीक है। लो भी कह देते हैं, पर सब कंफ्यूज मत होना। नेगेटिव, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ही उसका ऑक्सीडेशन इजी, जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ऑक्सीडेशन इजी। और जितना ज्यादा वो, मतलब लो नेगेटिव कह सकते हो, मतलब कम नेगेटिव हो, और यू कैन सी अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, वो होगा रिडक्शन, उसका रिडक्शन इजी होता है। तो मुझे यहाँ से एक बात बताओ, मोर नेगेटिव का तो ऑक्सीडेशन इजी होता है, इन दोनों में कंपैरिजन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन इजी होगा इसके कंपैरिजन में, इसका क्या होगा, इसका मतलब रिडक्शन होगा, क्योंकि ज्यादा नेगेटिव वैल्यू -1.5 तो -0.35, ठीक है। तो ये वाला क्या करेगा, रिड्यूस होगा। रिड्यूस का मतलब क्या है, रिड्यूस का मतलब क्या है कि +3 से +2 जाने की सिचुएशन ज्यादा किसकी होगी, मतलब +3, देखो जैसे ये है ना, EU +3 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके EU +2 में जाने की सिचुएशन किसकी ज्यादा होगी, मतलब रिडक्शन किसका इजी होगा, -0.35 का एज कम्पेयर टू -1.05, क्योंकि इसका +2 से +3 में जाने की सिचुएशन ज्यादा है, ऑक्सीडेशन होने के साथ सिचुएशन ज्यादा, बिकॉज मोर नेगेटिव है। लेकिन इसका क्या है,
रिडक्शन होने की सिचुएशन ज्यादा है इसके साथ, ठीक है। तो यानी कि ज्यादा आंसर आपके पास क्या है, EU+2 इसका आंसर होगा सही। देखो दो ऑप्शन मिल गए थे, लेकिन वहां पर अगर चूज करना पड़ता तो वहां पर हम रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे ही चूज करते हैं, क्योंकि आप जब डी ब्लॉक पढ़ते हो, कोई भी पढ़ते हो, तो वहां पर आप रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर ही बताते हो इस तरीके से कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, +2 में कौन अप्रोच करेगा, सॉरी +3 के टुवर्ड्स कौन जाएगा, +4 के टुवर्ड्स कौन जाएगा, तो वहां से आपको यह चीज डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है Cerium+4 हैज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट कि सीरियम जो होता है आपके पास +4 में, वो जीनन की कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, क्योंकि 4f1 5d1 6s2 कॉन्फ़िगरेशन होती है। 4 इलेक्ट्रॉन आपके रिमूव होने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इट। अब इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आती है। देखो सीरियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सीरियम के ऊपर, ठीक है। तो देखो सीरियम के ऊपर आपको क्या क्या होता है, Cerium+4 है, किस तरीके से होता है, ठीक है। डेविएट भी कौन सा करता है, सीरियम करता है +3 से, है ना, हमने पढ़ा था पीछे। इट एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब मुझे एक बात बताओ, Cerium+4 क्या Cerium+4 मैंने आपको बताया था +4 वाले +3 में जा सकते हैं, +2 वाले +3 में जा सकते हैं, है ना। तो Cerium+4 जो होगा आपका, Cerium+4 जो होगा वो किस में जाएगा, स्टेबल में जाएगा, यानी Cerium+3 में जाएगा। और वो कैसे करेगा आपका, इलेक्ट्रॉन गेन करके जाएगा, ठीक है। मतलब इसका रिडक्शन इजी है, रिडक्शन इजी है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन गेन करवा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करते Cerium+3 बन जाएगा। क्या हो रहा है इसका, रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या एक्ट करेगा, ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो इसका आंसर ये तो नहीं हो सकता। दोनों कैसे शो नहीं करेगा, देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्यों नहीं शो कर सकता, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो। अब मुझे बताओ Cerium+4 क्या Cerium+4 +5 में जा सकता है आपका, नहीं जा सकता ना, क्योंकि +5 तो हमारा लेंथ शो ही नहीं करता। इट विल गिव इलेक्ट्रॉन एंड बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ये गेन करेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन क्या ये देगा, सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, क्योंकि +5 में जा नहीं सकता। इट विल प्रेफर टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करना प्रेफर करता है, एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज योर बी लास्ट। इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी गलत है, दोनों एक्ट नहीं कर सकता। तो 2022 में, तो आपका ये IIT 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो बहुत अच्छे से करना है समझ के, ये एक्ट करेगा। हमेशा एक काम किया करो, जब भी +4 वाले होते हैं वो +3 मोर स्टेबल में जाएंगे, जो +2 वाले होते हैं वो भी मोर स्टेबल +3 में जाएंगे। तो ये वाले जो होंगे +4 से +3 में जाने वाले, वो एक्ट करेंगे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। और +2 वाले +3 में जाएंगे, उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट है वो, ठीक है। इतना समझ आया, बस ये चीज है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और बाद में आप इसकी एक्सप्लेनेशन दो, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में हमने 4 कॉन्सिक्वेंस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। अब हमारे पास जो लास्ट कॉन्सिक्वेंस बचता है वो है हाइड्रेशन ऑफ लेंथेनम 3 पॉजिटिव आयन, मतलब ट्राइवेलेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो हाइड्रेशन ऑफ Ln+3 लेंथेनम +3 आयन। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना, ये लास्ट कॉन्सिक्वेंस था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे कॉन्सिक्वेंस, वो आपके 4 कॉन्सिक्वेंस हमने कवर कर लिए थे। हम लास्ट कॉन्सिक्वेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पर हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल आपको पता है हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स का अप्रोच करना किसके टुवर्ड्स, एलिमेंट जिसकी आप बात करें, मतलब लेंथेनॉइड्स की, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब ही क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं किसको, उस एलिमेंट को जिसके आप पर्टिकुलर बात कर रहे हो, फाइन। जैसे कि मैंने बोला, अब मेरे पास जैसे है लेंथेनम, सीरियम, प्रेसोडायमियम, नियोडायमियम, इस तरीके से आपकी सीरीज चलती है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। और कहाँ तक आता है, Ytterbium+3, Lutetium+3, ठीक है, बीच में आपके जितने एलिमेंट्स आते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्योंकि हम ट्राइवेलेंट की बात क्यों कर रहे हैं, दिस इज +3, दिस इज ट्राइवेलेंट आयन। ट्राइवेलेंट क्यों बोला मैंने, क्योंकि जो ट्राइवेलेंट होता है उसमें वो मोस्ट स्टेबल आपका फॉर्म होता है, क्या, लेंथेनॉइड, ठीक है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है। अब लेंथेनम+3, अब यहाँ से अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलूँ तो मुझे पता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो कॉन्सिक्वेंस किसका बोल रहे हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, तो उसी के बेसिस पे बताएंगे।
तो यहाँ पर क्या है, साइज डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये आपको लिखना है, ठीक। अब हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, जो हाइड्रेशन होता है ना मेरा, वो डिपेंड करता है चार्ज अपॉन साइज के ऊपर। चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर साइज। मतलब देखो ये आपका हर जगह आता है, जब मैंने हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ाया था ना तो वहां पर भी कंसेप्ट आता है आपका, ठीक है, सेम ही कंसेप्ट है। हाइड्रेशन का मतलब तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, जो डिपेंड करता है चार्ज अपॉन साइज। जितना ज्यादा चार्ज उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स को वो एलिमेंट अपने टुवर्ड्स अप्रोच करेगा, ठीक है। अब देखो जितना ज्यादा चार्ज होता है किसी एलिमेंट पे उतने ज्यादा उसकी अट्रैक्टिंग पावर होता है, आपको पता है, उतना छोटा उसका साइज होता है ना। तो क्योंकि आपको पता है कि कैटायन का साइज हमेशा न्यूट्रल एटम से छोटा होता है ना, पढ़ चुके हैं आप केमिकल बॉन्डिंग में। तो चार्ज जितना ज्यादा, अब मुझे पता है चार्ज तो क्या है सबका रिमेनिंग सेम है यानी +3, तो चार्ज लेकिन है तो ज्यादा ही ना, चार्ज है उस वजह से हाइड्रेशन अच्छे से हो पा रही है। नेक्स्ट है साइज, साइज जितना छोटा उतनी अच्छी हाइड्रेशन, मतलब उतने वाटर मॉलिक्यूल्स अप्रोच करेंगे टुवर्ड्स योर दिस लैंथेनम आयन। तो मुझे एक बात बताओ, लेफ्ट टू राइट हाइड्रेशन, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन यू कैन से इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। डिग्री ऑफ हाइड्रेशन मतलब कितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अप्रोच करेंगे टुवर्ड्स योर लैंथेनम आयन। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि लेफ्ट टू राइट जो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होगी, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेटिंग पावर जो होगी वो ज्यादा होगी। डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीजेस, यहां लिख लो इंक्रीजेस। डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज मतलब क्या, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे उस लैंथेनम आयन को। क्यों? क्योंकि इसका जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा हाइड्रेशन पावर, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जैसे मैंने बोल दिया एक है मेरे पास सीरियम, ठीक है, इस तरफ मैंने बोल दिया मेरे पास है इटर्बियम +3, है ना। तो इसके सराउंड में कौन आएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स। किस तरीके से आएंगे, इस तरीके से अप्रोच करेंगे। क्यों करेंगे, ये +3 है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, पार्शियल नेगेटिव को अपने टुवर्ड्स। तो इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स अप्रोच करेंगे। और ऐसा नहीं कि एक ही लेयर होती है, प्राइमरी लेयर होती है, सेकेंडरी लेयर होती है, तो इस तरीके से लेयर्स आपकी बढ़ती जाती है। तो आगे सेकेंडरी लेयर, यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, आगे ही वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ पे भी सेम वही कंसेप्ट लगा कि यहाँ क्या आएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे जो सराउंड करेंगे। इसी को बोलते हैं आप हाइड्रेशन। और जितना ज्यादा ये हाइड्रेशन होता है ना उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन। देखो यहाँ पर ये अट्रैक्शन हो रही है तो हाइड्रेशन एनर्जी इन दोनों के अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, आपको पता ही बात है ना। बॉन्ड बन रहा है तो हाइड्रेशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे वाटर के जिक्र हो रहा है तो हम लोग हाइड्रेशन वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी, हाइड्रेशन एनर्जी। देखो कितने सारे कंसेप्ट निकल के आ रहे हैं। साइज डिक्रीज होगा ड्यू टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा हाइड्रेशन होगी, उतने वाटर मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर क्या होंगे, स्टिक होंगे, चिपक जाएंगे पूरे, मतलब सराउंड कर लेंगे इसको। यहाँ देखो यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं आपके, लेकिन ज्यादा कहाँ पर आपके आएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, सराउंड करेंगे यहाँ पर। वो क्यों, क्योंकि साइज छोटा है, जितना छोटा साइज है उतनी ज्यादा हाइड्रेशन होगा, उतना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अप्रोच करेंगे। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा लेयर्स बनाएंगे एज कम्पेयर टू यहाँ पर। तो अब मुझे बताओ साइज की अगर मैं बात करूँ, साइज डिक्रीज हो रहा है जब हम सिंपल लाइन इसकी पॉजिटिव एंड की, यहाँ ये जो साइज डिक्रीज की बात हो रही है ना, ये बिना वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रही है। ये वाला यहाँ लिख लेना, जब तक यहाँ पर H2O नहीं इसके आए थे, विदाउट H2O मॉलिक्यूल्स। ये सिर्फ और सिर्फ लैंथेनम आयंस के बारे में बात हो रही है, साइज डिक्रीज। लेकिन अगर मैं बोलूँ साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, तो क्या लिखोगे, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। हाइड्रेटेड आयन मतलब क्या, उस आयन के जो अप्रोच कर चुके हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, उसका साइज बड़ा किसका होगा, इसका होगा। क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। जितना छोटा साइज वाटर मॉलिक्यूल्स उसको उतना ज्यादा कवर करेंगे, उतने साइज क्या होगा, हाइड्रेटेड आयन जब भी बोला जाए मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ उसके साइज की बात हो रही है, ठीक है। तो वो क्या होगा, इंक्रीज। समझ आ गया आई होप आपको, ठीक है। अब इसकी से मुझे बताओ, कोई चीज छोटी है कोई चीज बड़ी है, ठीक है। एक आप बोलते हो ना हल्की एक भारी है, अभी तो भारी हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लिया है। ये वाली चीज हल्की होगी उससे कंपैरिजन में, क्योंकि वो साइज बड़ा हो चुका है। जितना बड़ा साइज होगा मतलब जितनी ज्यादा लेयर्स हो जाएंगी, बड़ा साइज होगा, उसका चलना उतना ही डिफिकल्ट, उसकी मोबिलिटी उतनी ही डिफिकल्ट। तो मुझे बताओ, अब मैं यहाँ से अगर मोबिलिटी की बात करूँ, मतलब मोबिलिटी क्या होता है, मूवमेंट, है ना। तो मोबिलिटी देखो कितने सारे कंसेप्ट आ रहे हैं यहाँ से आपको समझ। मोबिलिटी ऑफ हाइड्रेटेड आयन लिखोगे लेकिन यहाँ पे,
तो मोबिलिटी ऑफ हाइड्रेटेड आयन किसकी ज़्यादा होगी, मतलब स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, इसकी एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि वो बहुत भारी हो चुका है ना। तो मोबिलिटी ऑफ हाइड्रेटेड आयन किसकी होगी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा होगी मोबिलिटी, उसकी कम होगी, तो डिक्रीजेस। समझा दोगे क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, साइज बढ़ गया, साइज के साथ मोबिलिटी डिक्रीज होगी। अब मुझे बताओ, कंडक्टेंस बढ़ाई थी आपको, कंडक्टेंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस किसके ऊपर डायरेक्टली रिलेशन करती है, कंडक्टेंस जो होती है वो मोबिलिटी के डायरेक्टली रिलेशन रखती है, मतलब जितनी ज़्यादा मोबिलिटी उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस, क्योंकि सिंपल से जितना मूवमेंट करेंगे आयंस, अप्रोच करेंगे टुवर्ड्स कैथोड एंड एनोड, उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस आएगी मेरे पास, सिंपल। तो यहाँ से अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव बात करूँ तो मेरे पास जो कंडक्टेंस होगी वो भी डिक्रीज करेगी, क्योंकि मोबिलिटी डिक्रीज कर रही है तो ऑब्वियसली कंडक्टेंस भी डिक्रीज करती है, क्योंकि मूवमेंट अब जितना भारी होगा तो धीरे धीरे चल के जाएगा या फास्ट चल के जाएगा, धीरे चल के जाएगा, और ये इजीली अप्रोच कर जाएगा थोड़ा एनोड के टुवर्ड्स करंट फ्लो करेगा, तो कंडक्टेंस भी डिक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। बेसिकली तो आपका ये हाइड्रेशन की अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। एक ना इसके अंदर ये चीज़ पूछी जाती है। अब यहाँ पर ना एक चीज़ ध्यान रखना, अब मुझे एक बात बताओ, जितना ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्शन होगी, ठीक है, किसी के बीच में, मतलब यहाँ आयन है, एक वाटर मॉलिक्यूल लेके चलते हैं, ठीक है, सिंपल। जैसे मैंने बोल दिया इटरबियम की बात, ल्यूटेशियम भी कर लो, इटरबियम जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है, ठीक है, इटरबियम +3 छोटा साइज है, ज़्यादा हाइड्रेशन होगी, मतलब ज़्यादा अच्छे से इसको क्या करेगा, पुल करेगा अपने टूवर्ड्स, है ना। तो 2 नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो यानी कि अगर ये अच्छे से इसको पुल कर रहा है नेगेटिव को अपने टुवर्ड्स नेगेटिव पोल को, तो ये H पॉजिटिव यहाँ से इजीली रिलीज हो सकता है, मतलब एसिडिक करेक्टर रखेंगे ये कहीं ना कहीं, है ना। मतलब एसिडिक करेक्टर ऑफ वाटर कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस, मतलब वाटर कोऑर्डिनेटेड, मतलब वाटर कोऑर्डिनेट कर रहा है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जो जितने आपके पास ये वाटर मॉलिक्यूल्स इसके सराउंड है उससे कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उस इटरबियम का, है ना। तो क्या बोलेंगे, एसिडिक करेक्टर ऑफ वाटर कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस आयन इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि ज्यादा इसको अट्रैक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, इसके कंपैरिजन में, है ना, क्योंकि मैंने ये पहले ही बता दिया स्टार्टिंग में कि इसकी अट्रैक्शन वाटर के साथ कम होगी, कि तभी लेयर कम यहाँ पर आपकी स्टिक हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकती हूँ, अगर मैं कोई एग्जाम्पल लूँ, जैसे अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, जैसे बात कर ली लेंथ ना, H2O6 3 पॉजिटिव लेंथ ना, मतलब कोई भी यहाँ पे लेंथनॉइड हो सकता है आपका, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास है, सॉरी एलन मीन्स यहाँ पे कोई लेंथनॉइड है, ठीक है आपके पास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको बात करूँ H2O5 5 मॉलिक्यूल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रख रहा है यहाँ पर ही, ठीक है, 6 वाटर मॉलिक्यूल स्टार्टिंग में अप्रोच करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से मैं एक H पॉजिटिव रिलीज कर दूं, क्योंकि यहाँ एसिडिक करेक्टर शो हो रहा है ना, तो एक तरीके से H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा, OH नेगेटिव लेफ्ट रह जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, OH नेगेटिव और 3 पॉजिटिव, कितना हो गया न्यूट्रल करके बैलेंस करके 2 पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि देखो 3 पॉजिटिव, एक OH नेगेटिव है, एक नेगेटिव 3 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव, तो कितना रह गया 2, तो 2 पॉजिटिव प्लस, और यहाँ से क्या हो गया H पॉजिटिव रिमूव, तो यानी एसिडिक करेक्टर रखता है वाटर कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। फाइन, तो ये लिख सकते हो एसिडिक करेक्टर ऑफ वाटर कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस, कहाँ से, लेफ्ट टू राइट। समझा दिया मैंने, जितना छोटा साइज होगा उसमें उसके रिलीज करने की H पॉजिटिव है उतनी ज़्यादा होगी टेंडेंसी, ठीक है, तो एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा, तो लिख लेना एसिडिक करेक्टर of water coordinated complex increases, water coordinated complex increases। कई बार ये बस थोड़ा सा ना, कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, ज़्यादातर ये बेसिकली नेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार उसमें क्वेश्चन आ जाता है, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बुक्स में आपका ये मेंशन है बिल्कुल, तो ये इस तरीके से आपका पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ, मतलब आज हमने क्वेश्चंस थोड़े बहुत इसलिए किए ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके, ठीक है, ताकि आपसे क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो पा रहे हैं कि नहीं हो रहे। अब नेक्स्ट जब भी हमारी कोई ये आएगी, नेक्स्ट वीडियो में भी आपको कुछ मैं क्वेश्चंस करवा दूंगी, ताकि आपका एक ये हो जाए कि हाँ, हमें समझ में चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, और कंटिन्यू करेंगे अपने इस टॉपिक को। तो हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो IIT नीट से पूछे गए, ताकि कोई क्वेश्चन आपका यहाँ से लेफ्ट ना हो, छूटे ना, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल।